नमस्कार सर अभ्यर्थी मित्रों एवं अन्य दर्शकगण ग्रोथ माउंट एजुकेशन के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म ग्रोथ माउंट यूपीएससी पर मैं ध्रुव जानी आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। इस प्लेटफॉर्म के तहत जैसे आपको मालूम है यहाँ सामान्य अभ्यास के तत्वों की चर्चा की जाती है। अलग अलग श्रृंखला यानी कि अलग अलग प्लेलिस्ट के तहत इन सामान्य अध्ययन के या सामान्य अभ्यास के जो महत्वपूर्ण तत्व है उनकी यहाँ चर्चा होती है। आज वैसे ही एक विशिष्ट जो है या विशिष्ट कह लीजिए विशेष कह लीजिए श्रृंखला में हम लोग खड़े हैं, सीरीज में खड़े हैं, जिसके तहत हम लोग प्रति लेक्चर एक कानून के बारे में बात करते हैं। और ये कानून ऐसा है जिन्होंने आज के भारत के निर्माण में बहुत ही अहम भूमिका निभाई हो। तो आज इस विशेष श्रृंखला के तहत 54वें लेक्चर में हम लोग खड़े हैं और एक और कानून के साथ मैं आपके सामने हूँ। कानून का अध्ययन विशेष जो है एक होलिस्टिक अप्रोच से करेंगे, कॉम्प्रिहेंसिव एक दृष्टिकोण से करेंगे, पर्सपेक्टिव से करेंगे और चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे। प्लस जैसे आपको मालूम है कि यह पूरी श्रृंखला यह पुस्तक के ऊपर आधारित है। यह पुस्तक हमारे पास यहाँ फिजिकल फॉर्म में भी मौजूद है जो आप यहाँ देख सकते हो, ठीक है। और एकदम फाइनली क्राफ्टेड है यह बुक। और यहाँ अलग अलग जो कानून होते हैं, जो अलग अलग अधिनियम होते हैं जिन्होंने भारत के निर्माण में अहम भूमिका निभाई हो, अलग अलग क्षेत्रों की दृष्टि से, क्षेत्रवार यानी कि, ठीक है। तो वैसे यहाँ इन कानूनों का अध्ययन किया गया है और उसी का रेफरेंस लेकर मैं आपके सामने परीक्षा लक्षी एक डिजाइन लेकर आपके सामने यह चीजों को रखता हूं, आपको समझने का प्रयास करता हूं। अब शुरू करेंगे आज की मूल बात, मगर उससे पहले जैसे आपको मालूम है कि यह बुक में लगभग 12 भाग है और अलग अलग क्षेत्रों के अलग अलग भाग है, जिसके तहत फिलहाल हम लोग भाग 7 पे चल रहे हैं। और उसमें सरकारी तंत्र को, शासन पद्धति को कैसे पारदर्शी बनाया जाए, ठीक है, उसकी बात की गई है। उससे संबंधी कानूनों की चर्चा की गई है, जिनमें हमने एंटी करप्शन एक्ट देखा, फिर उसके पहले हमने आरटीआई देखा। इस जो है उपाख्यान के पहले का उपाख्यान जो है वो आरटीआई अधिनियम है 2005 का, जो कि अपने आप में पूरी शासन तंत्र में पारदर्शिता लाने का प्रयास करता है। आज वैसा ही एक एक्ट है जिसका नाम आपको दृश्यमान है, द लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013, ठीक है। यह संक्षिप्त में अगर मैं आपको बताऊं तो यह ओम्बुड्समैन है। ओम्बुड्समैन यानी कि कोई ऐसी संस्था, कोई ऐसा पद जो कि सरकारी कार्यकाज में जो घूसखोरी है, जो लांच रुश्वत है, ऐसी चीज़ों को रोके, ऐसी चीज़ों को पहले तो पहचाने और उसको फिर रोके। यह भारतीय संस्करण है। ओम्बुड्समैन दरअसल स्वीडन की परिभाषा है, स्वीडन की परिकल्पना है, जहां वर्ष 1809 में स्वीडन के द्वारा ऐसे पद का निर्माण किया गया था, ऐसी एक कचेरी का निर्माण किया गया था और उसे कुछ सत्ताएं दी गई थी ताकि तब के शासन तंत्र में जो लांच रुश्वत विरोधी तत्व है उन्हें पहचाना जा सके, या लांच रुश्वत के समर्थन में जो तत्व है, विरोधी तो नहीं कह सकते मगर उनके जो समर्थन में तत्व है जो उसमें शामिल है, ठीक है, उनको पहचाना जा सके और उनको रोका जा सके, उनके ऊपर कार्यवाही की जा सके। तो ये उसका भारतीय संस्करण है। हालांकि बहुत ही देर से आया है, कहाँ 1809, कहाँ 2013, मगर अब आ गया है फिलहाल। तो हमें उसे जो है एक प्रकार से वेलकम करना है और आवकारना है और उसकी चीज़ों को देखना है, इसके पृष्ठभूमि को देखेंगे, जो है इसके परिचय के बारे में जो है चीज़ों को समझना है। प्लस वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑब्जेक्टिव्स, इंपॉर्टेंट प्रोविजंस ऑफ द एक्ट एंड इंपॉर्टेंस एंड क्रिटिसिज्म एज वेल, ठीक है। तो ऐसे होलिस्टिक अप्रोच से, कॉम्प्रिहेंसिव पर्सपेक्टिव से यह कानून को हमें देखना है। प्लस अगर चीज़ों को आपको पढ़ना है, ये बात तो रही यूट्यूब की, यूट्यूब के माध्यम से वीडियो देखकर भी आप अपनी नोट्स बना सकते हैं, चीज़ों को समझ सकते हैं, याद रख सकते हैं, वो एक बात रही। मगर अगर आपको टेक्स्ट फॉर्म में यह चीज़ें चाहिए तो आप growthmounteducation.com आज ही विजिट कीजिए। यहाँ ये सारी माहितियाँ इन द फॉर्म ऑफ रिसर्च कंटेंट आपको प्राप्त होगी, आपको वहाँ से मिल जाएगी। प्लस यहाँ जो विभिन्न माइंड मैप्स का हम लोग उपयोग कर रहे हैं अलग अलग चीज़ों को समझने के लिए, फॉर एग्जाम्पल ये इंट्रोडक्शन, फिर उसके बाद ये बैकग्राउंड, ठीक है। तो यह सारी चीज़ें आपको माइंड मैप के फॉर्म में भी मिलेगी, तो वो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं PDF के रूप में। प्लस लॉगिन रजिस्टर कीजिए हमारी साइट के साथ और एग्जामिनेशन से परिचित होइए और एग्जामिनेशन के जो संसाधन है उसे प्राप्त कीजिए। अब शुरू करेंगे आज की मूल चर्चा, जिसके तहत हमें बैकग्राउंड देखना है, या उससे पहले हमें परिचय की चर्चा करनी है, फिर पृष्ठभूमि पे आएंगे। काफ़ी सारे बिंदु है जो कि माइंड मैप की मदद से हमें समझने हैं, देखेंगे और जो है यह कानून को अच्छी तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। सबसे प्रथम द लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013 provides for the establishment of लोकपाल at the union and लोकायुक्त at the state level। ये बात हमें पहले तो याद रखनी है, ठीक है। यहाँ फेडरल सिस्टम है भारत में, ठीक है, संपूर्णतः फेडरल नहीं कर सकते मगर फेडरल है, तो यहाँ दो एंटिटीज
होगी, एक होगा जो है सेंटर, एक होगा स्टेट। ठीक है, तो यहां सेंट्रल लेवल पर लोकपाल एंड स्टेट लेवल पर लोकायुक्त। ठीक है, इसका गठन के लिए यहां यह कानून को पारित किया गया है। दिस स्टैट्यूटरी बॉडीज, यह वैधानिक संस्था है, यह चीजों को याद रखनी है। आमतौर से यूपीएससी के प्रिलिमिनरी पॉइंट ऑफ व्यू से, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसी चीजों के ऊपर जो एक प्रकार से जो उस महत्व है वो रखा जाता है और ऐसी चीजें पूछी जाती है कि क्या लोकपाल एवं लोकायुक्त जो है वे किस प्रकार की संस्था है, क्या वो संवैधानिक है, क्या वो वैधानिक है, क्या वो बिन वैधानिक है। ठीक है, तो यह चीजें हमें मालूम होनी चाहिए। तो दिस आर स्टैट्यूटरी बॉडीज, वी नीड टू रिमेंबर दिस, विच परफॉर्म द फंक्शंस ऑफ ओम्बुड्समैन, जिसका जिक्र मैंने किया। ओम्बुड्समैन जो स्वीडन की परिकल्पना है, स्वीडन की परिकल्पना, और उनके द्वारा ही जो है ये पद विश्व को भेंट रूप में मिला है। दैट इज विच कंडक्ट इंक्वायरीज अगेंस्ट पब्लिक ऑफिशियल्स फॉर एलिगेशंस रिगार्डिंग करप्शन। यस, वे लोग जांच करते हैं, जांच करने वाली संस्था है, और ऐसे सार्वजनिक अधिकारियों की कि जो सरकारी तंत्र में हो, सरकार की नौकरी कर रहे हो, सरकार की तनख्वाह ले रहे हो और भ्रष्टाचार कर रहे हो, या जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के आक्षेप लगे हो, उनकी जांच करना यह एजेंसी या यह संस्था का कार्य है। एवरी कंट्री फेसेस द मैलिक ऑफ करप्शन प्रिवेलेंट इन बॉडीज अंडरटेकिंग द टास्क ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। यस, ऐसा नहीं है कि भारत जो है वो तीसरे विश्व का जो है देश है या विकासशील देश है इसलिए यहाँ करप्शन, घूसखोरी, रिश्वतखोरी ज़्यादा है। ठीक है, अगर आप विकसित राष्ट्रों के भी जो है उदाहरण ले लें, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो कनाडा हो, तो वहाँ भी रिश्वतखोरी का जो प्रश्न है वो इतना ही फैला हुआ है जो है पूरे के पूरे प्रशासन में, पूरे के पूरे प्रशासनिक तंत्र में। ठीक है, तो ये पूरे विश्व का जो है अपना आप में एक प्रश्न है, मगर यहाँ अलग अलग देश अपनी तरीके से अपने देश में भ्रष्टाचार को कम करने के लिए कार्य कर रहे हैं, प्रयत्नशील है, जिनमें एक भारत भी है। अब उसके पश्चात देखें तो देयर नीड्स टू बी ए मैकेनिज्म फ्रॉम टाइम टू टाइम टू कीप ए चेक ऑन दिस अथॉरिटीज। यस, देयर शुड बी मैकेनिज्म, एक तंत्र होना चाहिए जो कि ऐसे तत्वों को रोकने के लिए जो है हमें मददरूप साबित हो, लांच और रिश्वतखोरी को कम करने में, पारदर्शिता को बढ़ाने में। ठीक है, तो ऐसा एक मैकेनिज्म यहाँ जरूरी है, और ये मैकेनिज्म अपने आप में है लोकायुक्त और लोकपाल का। लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट इज अ टूल इन द हैंड्स ऑफ कॉमन मैन टू फाइल कंप्लेंट्स ऑफ करप्शन रिगार्डिंग पब्लिक फंक्शनरीज। यस, ठीक है, ये ऐसी कचहरियां हैं जो कि एक सामान्य नागरिक को एक प्रकार से हथियार के रूप में मिली है, वो हथियार की जो भ्रष्टाचार के सामने जो है जिनका उपयोग किया जा सके और भ्रष्टाचार को खत्म किया जा सके। तो एक प्रकार से लोकपाल एंड लोकायुक्त भारत के नागरिकों के लिए आशीर्वाद समान है, पूरे प्रशासनिक तंत्र में भ्रष्टाचार को कम करने के लिए, पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए मदद रूप है। तो इस प्रकार का यह एक जो है एक ऐसी संस्था है जो कि इस हथियार के रूप में कार्य कर रही है आम आदमी के लिए। उसके बाद एक्ट वाज पास्ड आफ्टर अ लॉन्ग ड्रोन बैटल ऑफ मेकिंग इंडिया करप्शन फ्री। यस, भारत को भ्रष्टाचार मुक्त बनाना है, और काफ़ी सारी सरकारों ने ये जो है ऐसे उद्देश्य भी प्रस्थापित किए थे, मगर दुर्भाग्यवश वे कोई पूर्ण नहीं कर पाए, किसी को भी सफलता प्राप्त नहीं हुई। तो ये सरकारी एक एजेंडा का ही भाग है कि करप्शन को कम करना है। ठीक है, मगर यहाँ मात्र और मात्र ऐसे लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क की ही जरूरत नहीं है, मगर इन लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क्स के साथ यहाँ एक दृढ़ राजकीय इच्छा शक्ति की भी जरूरत है, जो हमारे नेतृत्व में कम है। ठीक है, हमारे समकालीन नेतृत्व में कम है। आज के कंटेम्प्रेरी जो है नेतृत्व की बात नहीं कर रहा हूँ, आज के सिटिंग नेतृत्व की बात नहीं कर रहा हूँ, मगर ओवरऑल देखें तो ये एक गैरहाजिर तत्व है। फिर उसके बाद देखें तो एनेक्टमेंट ऑफ दिस एक्ट इज रिगार्डेड एज ए लैंडमार्क लेजिस्लेशन इन द पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया। यस, अगर भारत का राजकीय इतिहास देखें तो ये एक प्रकार से सीमा चिन्ह रूप अधिनियम है, जो कि अपने आप में पूरे तंत्र में भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए, चाहे वो केंद्रीय स्तर हो चाहे वो राज्य स्तर हो, ये बनाया गया है, और इससे भ्रष्टाचार कम करने में सरलता भी रहेगी। बिकॉज इट एस्टेब्लिशेस अ फेयरली इंडिपेंडेंट बॉडी अगेंस्ट करप्शन। यस, एक विशेषता इसकी ये है कि ये एक प्रकार से स्वाधीन जो है सरकारी प्रभुत्व के बिना एक आप कह सकते हैं कि एक ऐसी संस्था है जो कि अपने आप में न्यूट्रल है,
सरकार के प्रभुत्व में नहीं है, आधिपत्य में नहीं है, उसके प्रभाव में नहीं है, और एक फेयर डिसीजन जो है लेना योग्य है, विच कैन बी एक्सेस्ड बाय द सिटीजन इजिली, और उनका लाभ भारत के नागरिकों को मिलने वाला है। हालांकि यह कानून का जो कार्यान्वयन है, जो अमलीकरण है, जो अनुपालन है, उसके सामने एक प्रश्न चिन्ह है, क्योंकि 2013 का एक्ट है, मगर आज दिन तक लोकपाल का पद जो है उसके लिए सरकार के द्वारा नियुक्ति नहीं की गई है। कुछ राज्यों में लोकायुक्त की नियुक्ति की गई है, मगर वहां उसके फंक्शनिंग में कुछ लूपहोल्स है, डिफिकल्टीज है, मगर केंद्र स्तर पर लोकपाल की नियुक्ति फिलहाल नहीं हुई है। तो ये एक अलग सी इसकी दलील है जो कि हमें याद रखनी है। ठीक है, तो यह बात रही इसके परिचय की। अब दूसरे बिंदु पर देखें तो एक नोंद है जो भारत में और पूरे विश्व में एक करप्शन का हमें दृश्य देगा। देखते हैं, करप्शन ए मेजर प्रॉब्लम नॉट ओनली इन इंडिया बट वर्ल्ड वाइड, जिसका जिक्र मैंने किया कि ये पूरे विश्व में, ऐसा नहीं है कि मात्र भारत ही इससे पीड़ित है, मगर पूरा विश्व पीड़ित है। जितना गरीब देश उतना ज्यादा पीड़ित। ठीक है, अगर आप देखो तो आज भारत में जो करप्शन है उससे ज्यादा पाकिस्तान, हमारा पड़ोसी देश है, उसमें ज्यादा करप्शन है, क्योंकि वहां गरीबी ज्यादा है। चीन के कंपैरिजन में भारत में ज्यादा है, क्योंकि भारत जो है वो थोड़ा गरीब है इन कंपैरिजन टू चीन। तो इस प्रकार से जहां जहां गरीबी ज्यादा है वहां वहां एक प्रकार से भ्रष्टाचार जो है उसका स्तर बहुत ही अधिक है। फिर उसके बाद सिंस 1955 से एवरी ईयर ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पब्लिशेस ए करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। देखिए, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल यह एक एनजीओ संस्था है वैश्विक लेवल पर, जो कि पूरे विश्व में भ्रष्टाचार का स्तर नापती है और प्रतिवर्ष एक ऐसी सूची जो है सार्वजनिक करती है, जिसके तहत प्रति राष्ट्र में हमें भ्रष्टाचार का स्तर जो है वो मालूम हो सके। पब्लिशेस करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, यस, ये इसका नाम, ये इस सूचकांक का नाम है। रैंक्स कंट्रीज बेस्ड ऑन मिसयूज ऑफ पब्लिक पावर बाय ऑफिशियल्स फॉर पर्सनल बेनिफिट। यस, यहाँ अपने आप में जो पब्लिक ऑफिशियल्स होते हैं, जो सार्वजनिक अधिकारी होते हैं, सरकारी अधिकारी होते हैं, उनको उनका जो बिहेवियर है वो यहाँ देखा गया है और बताया गया है कि अपने पर्सनल यूज के लिए ये कितने अपनी सत्ताओं का उपयोग कर रहे हैं। तो अपने आप में एक प्रकार से घूसखोरी को ही यहाँ नापा गया है। इंडिया हैज बीन परसिस्टेंटली ऑन द लोअर साइड। यस, परसिस्टेंटली यानी कि पहले से ऑफ द रिंक लिस्ट थ्रू इट हैज शोन सर्टेन इंप्रूवमेंट्स इन द स्कोर। यस, मगर ये कुछ सालों की ही बात है, मगर अन्यथा पहले से आज दिन तक हम बहुत ही निम्न कक्षा में रहे हैं। सपोज अगर फॉर एग्जांपल 100 कंट्रीज के लिए यह रैंक आता है तो हम लोग यहाँ 90 के ऊपर रहेंगे। ठीक है, इतना हमारा खराब परफॉर्मेंस परसिस्टेंटली है, यानी कि पहले से और जो है हमेशा। ठीक है, तो ये हमारी वैश्विक स्तर पर स्थिति है। अब बैकग्राउंड को समझना है एक और माइंड मैप की जो है मदद से कि कैसे यह कानून ने रूप लिया। 5-6 बिंदु है जिसके तहत चीजों को हम लोग समझेंगे, जिनमें सबसे प्रथम, इंडिया वाज डीलिंग विद करप्शन इवन बिफोर इट अटेन्ड इंडिपेंडेंस एंड अ नीड फॉर an independent institution that provides a redressal mechanism to citizens was strongly felt. Yes, India was dealing with corruption even before it attained independence. ठीक है, भारत को स्वतंत्रता मिली उससे पहले ही भारत जो है वो पीड़ित था। ऐसा नहीं है कि स्वतंत्रता बाद का जो भारत है वो भ्रष्टाचारी भारत हो गया, मगर ये मिनक जो है वो भारत में पहले से था, भारत इससे पहले से पीड़ित था। एंड नीड फॉर इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन, यस, और एक स्वतंत्र संस्था की मांग उठ रही थी कि भाई भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए एक न्यूट्रल, एक फेयर जो इंडिविजुअल बॉडी है, इंडिपेंडेंट बॉडी है, वो होनी चाहिए। दैट प्रोवाइड्स अ रिड्रेसल मैकेनिज्म टू सिटीजन वाज स्ट्रांगली फेल्ट, जो कि अपने आप में सिटीजन्स को, नागरिकों के शिकायतों को दर्ज करे भ्रष्टाचार संबंधी और उसमें कदम उठाए जो जिसके जो खिलाफ शिकायतें दर्ज हुई हो। This led to the formation of Administrative Reform Commission. In 1966, it submitted its report titled Problems of Redressal of Citizens. Yes. First ARC. ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन अपने आप में इन समितियों के जो सूचन दिए गए हैं, 1 है, 2 है एंड 3rd है, तो इन कमिटियों के जो सूचन दिए गए हैं वो परीक्षा के लिए बहुत ही अच्छे हैं। साथ ही में अगर भारत के प्रशासन तंत्र में अगर आप सुधार की बात करेंगे तो हमें यही चीज़ों को देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ इनके जो है अनुशंसाओं के ऊपर ही सरकार धीरे धीरे अपने प्रशासनिक तंत्र में सुधार करती गई है। ठीक है, तो ये पहला फॉर्मेशन है एआरसी का, जिसके तहत उन्होंने एक रिपोर्ट सबमिट किया सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ।
विच वॉज टाइटल्ड प्रॉब्लम्स ऑफ रिड्रेसल ऑफ सिटीजन, यानी कि जो नागरिक है उनके शिकायतों का निवारण, उनके शिकायतों का निराकरण, उनके शिकायतों का समाधान। तो ये एक यहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमेटी का रिपोर्ट है, क्योंकि जरूरत उत्पन्न हो रही थी, क्योंकि असंतुष्टि जो है वो फैल रही थी नागरिकों के बीच में। सरकार की तरफ से कोई जो है जवाबदेही नहीं थी, कोई जिम्मेदारी नहीं थी, कोई पारदर्शिता नहीं थी। लांच, रुश्वत, घूसखोरी के जो स्तर थे वो जो है एक प्रकार से देवर नेवर बिफोर लाइक, ठीक है। तो इन चीज़ों की वजह से एआरसी का गठन हुआ। एआरसी ने अपना रिपोर्ट 1966 में सबमिट किया। अब उसके पश्चात देखें तो रिपोर्ट रिकमेंडेड सेटिंग अप ऑफ एन इंस्टीट्यूशन फॉर लोकपाल फॉर कॉम्बेटिंग करप्शन। यस, इस रिपोर्ट ने तब 1966 में ही कर दिया था कि भाई भारत में अगर करप्शन के साथ में डील करना है, अगर करप्शन को काउंटर करना है, देन वी नीड एन इंस्टीट्यूशन लाइक लोकपाल। ठीक है, हमें लोकपाल जैसी कोई संस्था को गठित करना होगा, उसे वैधानिक एक स्थान देना होगा, उसे सत्ताएं देनी होगी और उसे कार्यान्वयन उसका जो है वो करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो तो उसने अपने रिपोर्ट में ही बता दिया था। From 1996 to 2011, 8 different bills were introduced in Lok Sabha, but they never actually converted into legislation. Yes, देखिए ये कितनी कम यहाँ राजकीय इच्छा दृष्टि है, क्योंकि सारे पक्ष जो है वो यहाँ इस मुद्दे पर एक हो जाते हैं, क्योंकि सारे पक्षों का अपना हित है। जैसे हमें मालूम है कि जो है पॉलिटिकल पार्टीज जो है भारत में, उनकी छवि जो है वो बहुत ही खराब है भ्रष्टाचार के मामले में, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, चाहे कितनी भी बड़ी हो, चाहे कितनी भी छोटी हो। तो यहाँ ये मुद्दे पर ये लोग एक हो जाते थे, ठीक है, और चीज़ों को आगे नहीं बढ़ने देते थे। जो रिजोल्यूशंस इंट्रोड्यूस किए जाते थे उनको लेजिस्लेशन, उनको एक्ट में ट्रांसफॉर्म नहीं होने देते थे फ्रॉम 1996 टू 2011। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें चल रही थी। उसके पश्चात इन 2011 अगेन द जॉइंट ड्राफ्टिंग कमिटी वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड टू ड्राफ्ट अ लोकपाल बिल। यस, फिर 2011 में फिर से यूपीए के दौरान फिर से एक संयुक्त कमेटी का निर्माण हुआ, जो कि अपने आप में लोकपाल के लिए एक ड्राफ्ट बिल बनाने के लिए बनाई गई थी। फाइनली द ड्राफ्ट ऑफ बिल was introduced in 2011 which was passed as the legislation finally in 2013. yes, 2011 में वो ड्राफ्ट तैयार हो गया, उसको जो है इंट्रोड्यूस कर दिया गया पार्लियामेंट में, सेंट्रल लेजिस्लेचर में, एंड इवेंचुअली इन 2013 इट गोट जो है पास्ड। फिर उसके बाद उसके एनेक्टमेंट की बात। तो जन लोकपाल इन इंडिया अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट लेड बाय अन्ना हजारे also imposed pressure on the government and acted as an immediate reason for the bill to pass. yes, तो ये सर हमने देखे वो तो अपने आप में ग्रेजुअल रीजंस थे, मगर जो कंटेम्प्रेरी रीजन था, जो इमीडिएट रीजन था, वो ये था कि तब अन्ना हजारे के द्वारा एक राष्ट्रीय स्तर पर आंदोलन किया जा रहा था, एक सत्याग्रह के जो समकक्ष हम कह सकते हैं, जिसे उन्होंने अनशन नाम दिया था। ठीक है, तो इसने भी गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर जो है वो बिल्टअप किया, और इतना बिल्टअप किया कि सरकार को इस जो है ड्राफ्ट बिल के साथ त्वरित ही आना पड़ा, इसे त्वरित ही कानून में पारित करना पड़ा, या कानून में रूपांतरित करना पड़ा। आई एम सॉरी। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी जिसके तहत 2013 का यह बिल हमारे सामने है, आज भारत में लागू है, मगर इसका कार्यान्वयन बहुत ही पुअर है। अगर इसका कार्यान्वयन जो है स्मूथ किया जाए तो यहाँ इसके अच्छे परिणाम मिल सकते हैं, और भी अधिक अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। अब एक और नोंद देखनी है, जिसके तहत इंटरनेशनल इंस्ट्रूमेंट्स देखेंगे कि करप्शन को जो है करप्शन लेवल्स, एडमिनिस्ट्रेशन में करप्शन लेवल्स को कम करने के लिए कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट है और भारत किनके साथ जुड़ा हुआ है। तो एक ही मात्र पूरे विश्व में इंस्ट्रूमेंट है और भारत उसके साथ जुड़ा हुआ है, जो आपके सामने इंडिया रेटिफाइड यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन इन 2011। यस, 2011 का एक कन्वेंशन है, आई एम सॉरी। ठीक है, जिसके तहत जो सभी राष्ट्र है वे एक हुए और एक मॉडल जो है पूरी तैयार की, मॉडल एक प्रावधानों की सूची तैयार की कि भाई कौन कौन सी चीजें, कौन कौन से लीगल फ्रेमवर्क्स होने चाहिए ताकि करप्शन जो है वो कम से कम हो, करप्शन ना हो। And committed itself to pursue the policy of zero tolerance against corruption. Yes, they agreed on a single point agenda, and that was a zero tolerance to corruption. It is the only legal binding international anti-corruption multilateral treaty. Yes, so it is the only legal binding multilateral treaty. तो ये बात रही दूसरी नोंद की। अब इसके उद्देश्यों को देखना है कि किन किन उद्देश्यों के साथ, मुख्यतः दो उद्देश्य यहाँ में दृश्यमान है, जिसके
साथ ही यह कानून को यहाँ लाया गया है, पारित किया गया है। फर्स्ट वन, द एक्ट अंडरटेक टू एस्टैब्लिश ए क्वासी जुडिशियल बॉडी of Lokpal for the union and लोकायुक्त for the state to inquire into allegations of corruption against a public functionary। देखिए, अगर आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के विद्यार्थी है तो आपको क्वासी जुडिशियल का शब्द अर्थ मालूम होगा, मगर आप पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन के विद्यार्थी नहीं है, अगर आपका नागरिक जो है वो बहुत ही अच्छा नहीं है, तो मैं आपको बता दूं कि क्वासी जुडिशियल जो है वो सेमी के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। मगर ऐसी पॉलिटिकल संस्थाओं के लिए, ऐसी एडमिनिस्ट्रेटिव संस्थाओं के लिए जब सेमी शब्द जो उपयोग किया जाता है तो उसकी जगह क्वासी जुडिशियल, यानी कि जुडिशरी के 100% पावर्स तो ये एंजॉय नहीं कर सकता, मगर कुछ पावर्स तो यहाँ जरूर यहाँ इस बॉडी के द्वारा एंजॉय किए जा सकते हैं, ऐसा आपको समझना है। अगर आप किसी भी जगह क्वासी जुडिशियल या कोई ऐसी जो है परिभाषा सुने तो ये इसका शाब्दिक अर्थ है। ऑफ लोकपाल फॉर द यूनियन एंड लोकायुक्त फॉर द स्टेट टू इंक्वायर इनटू एलिगेशंस ऑफ करप्शंस अगेंस्ट पब्लिक फंक्शनरी, ठीक है। स्तर दोनों, केंद्र स्तर पर लोकपाल, राज्य स्तर पर लोकायुक्त। Therefore it provides an institution of ombudsman for the complaint relating to corruption, ombudsman, ठीक है, जो कि स्वीडन, and 1809 it was the year। ये बात रही इसके ऑब्जेक्टिव की। अब इस कानून को देखेंगे, महत्वपूर्ण प्रावधानों को देखना है। इसके जो प्रावधान है वो थोड़े विस्तृत है, तो ये उपाख्यान भी थोड़ा विस्तृत जो है होने जा रहा है या होगा। देखेंगे सबसे प्रथम लोकपाल। ए बॉडी शैल बी एस्टैब्लिश्ड एज पर सेक्शन 3 ऑफ द एक्ट, ठीक है। इस अधिनियम के धारा 3 के तहत एक ऐसे संस्था का निर्माण, एक ऐसे संस्था की स्थापना की जाएगी which is called a Lokpal, and it shall consist of a chairperson who would either be Chief Justice of India or a judge of a Supreme Court, a maximum of 8 other members, out of which 50% would be judicial member। Yes, तो अपने आप में यह एक क्वासी जुडिशियल संस्था है जिसका जिक्र मैंने किया, जो फंक्शंस एंजॉय करते हैं। साथ में यहाँ मेंबरशिप भी कहा गया है कि जो चेयरपर्सन है, अध्यक्ष जो है इस पर्टिकुलर बॉडी का, वो या तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा या अदर जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट हो गया, ठीक है। तो ये पद अपने आप में बहुत ही बड़ा है और अन्य ज्यादा से ज्यादा 8 मेंबर्स होंगे, जिनमें से 50% जुडिशियल मेंबर्स होने चाहिए, न्यायिक सभी होने चाहिए। तो ये इसके गठन की पहली शर्त है। फिर जुडिशियल मेंबर शैल बी समवन हु इज और हैज बीन द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट। यस, तो जुडिशियल मेंबर के लिए भी यहाँ ये परिभाषा है। देखिए, कौन जुडिशियल मेंबर कहा जा सकता है? तो ऐसा व्यक्ति जो एक बार अपने जीवन में सुप्रीम कोर्ट का जज बना हो या हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बना हो। तो ये भी पद अपने आप में बहुत ही बड़ा है। जुडिशियल मेंबर का की जो शर्त है वो भी बहुत ही बड़ी है। देखिए, यही चीज़ों को याद रखना है, ठीक है। यही चीज़ें यहाँ मैं आपको कहता आया हूँ। अगर यूपीएससी आपको प्रिलिमिनरी में, मेंस की तो बात आप छोड़िए, मेंस में तो पूरे के पूरे जो है लॉ के ऊपर प्रोज एंड कॉन्स पूछे जाते हैं, तो इनमें तो ये चीज़ें ज़रूरी है ही है। मगर अगर आप प्रिलिमिनरी पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख रहे हैं, उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो आजकल जो क्वेश्चन पैटर्न है उसके तहत यहाँ चीज़ों को डायरेक्ट कॉपी पेस्ट ही किया जाता है, ठीक है। ये लोकपाल के लिए 4-5 शर्तें हैं, तो इन शर्तों को यहाँ कॉपी पेस्ट करके उनको टेम्पर करके आपके सामने रखा जाता है, पूछा जाता है कि कौन सा सही है, कौन सा गलत है, ठीक है। तो अगर चीज़ों को आपको पढ़ना है, सिविल सर्विस की तैयारी अगर जो है एकदम लॉयल्टी से करनी है, एकदम मेहनत से करनी है, तो आप थोड़ा डिटेल्ड रीड कीजिए, ठीक है। चीज़ों को समझिए, चीज़ों को पढ़िए। और जैसे आपको मालूम है कि यह सारी चीज़ें ग्रोथमोट एजुकेशन के ऊपर तो उपलब्ध है ही है, तो आप वहाँ से जो उसका उपयोग करके चीज़ों को पढ़ सकते हैं। और यहाँ फर्दर अगर आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप यूट्यूब का भी उपयोग कर सकते हैं, यहाँ हमारे चैनल की भी मुलाकात ले सकते हैं, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। अदर मेंबर्स शैल बी द पर्सन ऑफ आउटस्टैंडिंग इंटेग्रिटी एंड एबिलिटी एंड वुड बी पीपल ऑफ स्पेशल नॉलेज एंड एक्सपीरियंस ऑफ नॉट लेस देन 25 ईयर्स इन द मैटर्स ऑफ करप्शन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक्सेट्रा, ठीक है। तो यहाँ सारे मेंबर्स की शर्तें यहाँ दी गई है। चेयरपर्सन कौन हो सकता है? या तो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस, या तो सुप्रीम कोर्ट के अदर जजेस। फिर अन्य 8 मेंबर्स होंगे, जिनमें से 50% से अधिक जुडिशियल होंगे, 50% दूसरे जो है वे जो है अलग अलग फील्ड में से होंगे, जिनका तजुर्बा 25 साल से कम नहीं होना चाहिए करप्शन के साथ जो है जुड़ी बातों में, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, सार्वजनिक प्रशासन में, ठीक है। तो ये अदर मेंबर्स की बात आई। मगर जुडिशियल मेंबर्स के लिए कौन सी शर्त है? तो वो शर्त है कि या तो
वे सुप्रीम कोर्ट के जज होने चाहिए या तो वे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होने चाहिए। ठीक है, तो इन शर्तों के साथ यह लोकपाल का गठन किया गया है। उसके बाद देखें अपॉइंटमेंट ऑफ मेंबर्स, सभ्यों की नियुक्ति। द अपॉइंटमेंट ऑफ मेंबर ऑफ लोकपाल शैल बी डन बाय द प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द सिलेक्शन कमिटी। ठीक है, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सिलेक्शन कमिटी। अब देखिए सिलेक्शन कमिटी कैसे बनी है। द सिलेक्शन कमिटी शैल हैव प्राइम मिनिस्टर एज इट्स चेयरमैन, स्पीकर ऑफ लोकसभा, लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन द लोकसभा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और नॉमिनेटेड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एंड वन एमिनेंट जूरिस्ट रिकमेंडेड बाय अबव मेंबर्स। ठीक है, तो यहाँ ये कमिटी अपने आप में प्रधानमंत्री यानी कि चेयरपर्सन, फिर लोकसभा स्पीकर, एलएस स्पीकर, फिर ऑपोजिशन लीडर, फिर चीफ जस्टिस या उनका नॉमिनेटेड कोई सुप्रीम कोर्ट का जज या सुप्रीम कोर्ट जज, यानी कि 1 2 3 4 और एक यहाँ कहा गया है कि एमिनेंट जूरिस्ट, आई एम सॉरी। ठीक है, तो 6 व्यक्तियों की यह कमिटी जो कि अपने आप में इन सभीयों के नियुक्ति के बारे में सोचेगी। दिस सिलेक्शन कमिटी शैल प्रिपेयर अ पैनल ऑफ पर्सन to be appointed and also constitute a search committee of that at least 7 person having special knowledge to assist in the appointment of the members। yes, तो यहाँ ये उनकी टेक्निकल प्रक्रिया की किस तरीके से पूरे लोकपाल के सभ्यों की नियुक्ति की जा सकती है, इस सिलेक्शन कमेटी का कार्य किया है। अब उसके पश्चात देखा तो टर्म ऑफ ऑफिस, यह कुछ कंडीशंस है जो कि लोकपाल के साथ जुड़ी हुई है। द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ मेंबर एंड चेयरपर्सन शैल बी ऑफ 5 years। ये चीजें याद रखनी है। फ्रॉम द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट और अंटिल ही अटेन्स द एज ऑफ 70 years। 70। सीवीसी के लिए हमने देखा था 65 years। ठीक है, तो यही चीजें हमें यहां याद रखनी है और ये डिफरेंस जो है वो हमें ध्यान में रख कर चलना है। इंक्वायरी विंग की बात करें तो एज पर सेक्शन 11 ऑफ द एक्ट एन इंक्वायरी विंग शैल बी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द लोकपाल हेडेड बाय द डायरेक्टर ऑफ इंक्वायरी to conduct a preliminary inquiry into allegation against the public servant punishable under the Prevention of Corruption Act 1988। ठीक है, तो यहाँ इस प्रकार से लोकपाल की जो इंक्वायरी विंग है, जो जांच शाखा है या जांच आप कह सकते हैं कि डिपार्टमेंट, वो यहाँ इस प्रकार से जांच करेगा जिन जिन सार्वजनिक अधिकारियों के ऊपर, जिन जिन लोक अधिकारियों के ऊपर भ्रष्टाचार के आक्षेप लगे हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988। तो ये बात रही इसका इंक्वायरी विंग की। उसके पश्चात देखें तो प्रोसिक्यूशन विंग। इंक्वायरी एक बार हो गई, फिर जो है इन्हें प्रोसिक्यूट किया जाएगा, तो वो भी एक अलग शाखा है यहाँ लोकपाल के तहत ही। तो लोकपाल शैल आल्सो कॉन्स्टिट्यूट अ प्रोसिक्यूशन विंग अंडर सेक्शन 12 विच शैल बी हेडेड बाय द डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन। यस, यहाँ डायरेक्टर ऑफ इंक्वायरी थे, यहाँ डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन थे। दिस वाज अकॉर्डिंग टू सेक्शन 11 ऑफ द एक्ट एंड द प्रोसिक्यूशन विंग shall be established under the section 12 of the act। तो ये सारी चीजें हमें याद रखनी है। फर्दर देखिए, ये जो सारी धाराएं है, हो सकता है कि सिविल सर्विसेज में यह उपयोगी ना हो प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्टली, मगर अगर आप लॉ के विद्यार्थी है, अगर आपका ऑप्शनल पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन है, तो आपको यह सारी चीजें मालूम होनी चाहिए। आपको ये सारी चीजें बहुत ही उपयोगी है और इसीलिए मैं इन चीजों का यहाँ जिक्र साथ में करता चलता हूँ। आगे देखें, इट shall prosecute public servants concerning complaints under this act। it shall prosecute public servant। yes, तो यही चीज है, एक ही चीज है। it shall prosecute public servants। yes, the prosecution wing after conducting the investigation will file a case in a special court about an offence punishable under the Prevention of Corruption Act। yes, जांच के बाद यह पूरी डिटेल्ड रिपोर्ट यहाँ इन प्रोसिक्यूशन विंग के द्वारा सबमिट किया जाएगा और जो है सजा का जिक्र भी किया जाएगा, सजा का सुझाव भी दिया जाएगा। फिर उसके बाद देखें तो jurisdiction in respect of inquiry। The Lokpal can inquire any matter on allegation of corruption against any person who is or has been a prime minister, union minister, member of either house of the parliament, any group A or B, any group C or D officer, any person associated with any corporation or authority। यानी कि सार्वजनिक जीवन के सारे पदों को यहाँ लोकपाल अपने जांच में ले सकता है, जांच के दायरे में, जब चाहे जरूरत पड़े तब। चाहे वो प्रधानमंत्री हो चुके हो, चाहे वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो चुके हो, चाहे वो किसी भी कक्षा के सरकारी अधिकारी हो चुके हो, चाहे वो किसी भी कॉरपोरेशन पब्लिक सेक्टर यूनिट्स के हेड हो चुके हो, चाहे वो किसी भी निगम के बोर्ड के हेड रह चुके हो, सहकारी बोर्ड के हेड रह चुके हो, सारे पब्लिक अधिकारियों को, पब्लिक अथॉरिटीज के अधिकारियों को यहाँ लोकपाल के दायरे में रखा गया है। मगर दिक्कत ये है कि लोकपाल को ही नियुक्त नहीं किया जा रहा है।
ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं जो कि हमें यहाँ याद रखनी है, ये उसका डिटेल्ड ब्यौरा है। फिर उसके बाद देखें तो बेंचेस ऑफ लोकपाल, सेक्शन 16 of the act provides for the constitution of benches of lokpal. Section 16, I'm sorry. A bench shall consist of a chairperson and 2 or more members. Every bench is required to have at least 1 judicial member. Yes, every bench is at least required to have 1 judicial member. The bench shall ordinarily sit in New Delhi, but it can also sit at any other places as notified. Yes, तो ये तो पूरी चीजें सरकार के हाथ में होती है। Lokpal shall notify the area of jurisdiction of each of the bench constituted under the कॉन्स्टिट्यूशन। यस, और अगर मल्टीपल बेंचेस है, ठीक है, ऑर्डिनरीली तो न्यू दिल्ली में जो है ये बेंच एस्टेब्लिश होती है, मगर अगर मल्टीपल है तो वहाँ उनके जुरिस्डिक्शन को भी नोटिफाई यहाँ लोकपाल की संस्था, लोकपाल का यह एक प्रकार से यह जो इंस्टीट्यूशन है वो कर सकता है। फिर उसके पश्चात देखें तो प्रोसीजर ऑफ इंक्वायरी, चैप्टर 7 ऑफ द एक्ट डील्स विद द प्रोसीजर ऑफ इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशन, चैप्टर 7 ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्ट in complaints of corruption against a public functionary. Section 20 states that on receipt of a complaint, a preliminary inquiry shall be conducted by the inquiry wing, बहुत ही प्राथमिक रूप से, or any agency against the public servant to determine whether there is existence of prima facie effect for the further execution in the case. Yes, तो ये बहुत ही प्राथमिक माहिती है जिसके तहत इंक्वायरी विंग जो है लोकपाल की वो देखती है कि क्या यह जो आक्षेप लगे हैं, जो एलिगेशंस लगे हैं, क्या वो आधारहीन है या आधारभूत है। ठीक है, अगर आधारभूत हो तो आगे प्रोसिक्यूशन की प्रोसेस होगी, तो ये चेक करना यहाँ सेक्शन 20 के तहत किसी भी इंक्वायरी लोकपाल की इंक्वायरी विंग को दिया हुआ है। देन आफ्टर द इंक्वायरी विंग और एनी एजेंसी व्हाइल कंडक्टिंग द प्रिलिमिनरी इंक्वायरी शैल आल्सो सीक द कमेंट्स ऑन एलिगेशन फ्रॉम द पब्लिक सर्वेंट एंड द लोकपाल विद इन 60 days फ्रॉम द डेट व्हेन द मैटर वाज रिफर्ड टू इट। यस, तो यहाँ उनको भी पूछा जाता है जिनके ऊपर शिकायत दर्ज हुई हो, वो सरकारी अधिकारी को उनसे अपनी राय भी पूछी जाती है। ठीक है, जो है एंड द लोकपाल विद इन 60 days फ्रॉम द डेट व्हेन द मैटर वाज रिफर्ड टू इट। यस, लोकपाल को जब से मैटर आया उससे 60 दिनों के अंदर यह प्रक्रिया होगी। A bench of Lokpal consisting of at least 3 members shall consider the report and then provide the accused public servant with an opportunity of being heard. Yes, तो दोनों पक्षों को यहाँ सुना जाता है। एक पक्ष ने तो शिकायत दे ही दी है तो उनको तो सुना ही गया है, मगर यहाँ अब जिनके ऊपर शिकायत दर्ज हुई है, जिनके ऊपर आक्षेप लगे हैं, उनको भी सुना जाता है, उनका पक्ष भी रखने का मौका यहाँ दिया जाता है। If Lokpal feels that a prima facie case exists, then it can either conduct a further investigation through any agency or start a departmental inquiry against the accused public servant. Yes, अगर लोकपाल को इस जांच प्रक्रिया में लगे कि यस यहाँ इन आक्षेप जो है, जो आक्षेप यहाँ लगे हैं वो अपने आप में आधारभूत है, तो वो फर्दर जो है इंक्वायरी के या डिपार्टमेंटल इंक्वायरी के ऑर्डर्स दे सकते हैं। और क्लोज टू प्रोसीडिंग अगेंस्ट हर हिम एंड प्रोसीड फॉर प्रोसिक्यूशन अंडर फॉल्स कंप्लेंट। यस, और सामने यही देखना, ये भी देखना है कि किसी भी नागरिक ने लोकपाल का उपयोग करने के लिए, दुरुपयोग करने के लिए क्या कोई जो है फर्जी शिकायत दर्ज करवाई है, ठीक है, आधारहीन शिकायत दर्ज करवाई है, तो वो भी देखना है, और अगर ऐसा हुआ तो वहाँ भी उसको भी पेनलाइज करना है। If a further investigation is conducted, then the agency is required to complete it as expeditiously as possible within 6 months from the date when the matter was referred for the investigation. Yes, यानी कि 6 महीना मैक्स टू मैक्स इन्वेस्टिगेशन से 6 महीना जब प्रूव हो जाए कि यस आक्षेप जो है वो आधारभूत है, फर्दर इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है, तो तब से 6 महीने में पर्टिकुलर केस का इन्वेस्टिगेशन पूर्ण होना चाहिए। वो यहाँ इस कानून ने लोकपाल को दिशा निर्देश दिए है, लोकपाल की संस्था को। आई मीन the investigation report shall be submitted to the special court having jurisdiction and copies shall also be sent to the Lokpal. Again, a bench of Lokpal consisting of at least 3 members shall consider the report and direct either the prosecution wing to file a charge sheet or direct closure before the special court against the public servant and initiate a public departmental inquiry, against the accused public servant. Yes, तो ये सारी चीजें टेक्निकल है कि कैसे है फर्दर जो है इन्वेस्टिगेशन के बाद जो प्रोसिक्यूशन चला तब कैसे डील किया जाए। फिर उसके बाद देखें द वेबसाइट ऑफ द लोकपाल शैल अपडेट द स्टेटस ऑफ द केस फ्रॉम टाइम टू टाइम दैट वुड बी अवेलेबल फॉर एक्सेस टू द पब्लिक। यस, तो यहाँ ये पारदर्शिता लेने के लिए इंटरनेट का उपयोग करके एक पोर्टल के तहत, लोकपाल के पोर्टल के तहत चीज़ों को सार्वजनिक किया जाएगा ताकि नागरिकों को माहितियाँ जो है, नवीनतम माहितियाँ वो मिलती रहे, वे अप टू डेट रहे। पावर ऑफ लोकपाल, चैप्टर 8 ऑफ द एक्ट डील्स विद द पावर। यस, चैप्टर 8
of the Lokpal, Section 25 of the Act states the supervisory power of the Lokpal. Yes, देख रेख की जो सत्ता है, जो शक्तियां हैं, वो यहाँ सेक्शन 25 में बताई गई है. It has the power of superintendence over the Delhi Special Police Establishment and can give direction about matters referred for inquiry under this act. Yes. It also has the power to authorize the conduction of search and seizure over any place for any relevant document. DSPE यानी कि CBI, ठीक है. तो इसका सीबीआई के ऊपर प्रत्यक्ष नियंत्रण है. सीबीआई को जैसे लोकपाल बोले वैसे तो करना ही है. अन्य सीबीआई का कार्य भी है, मगर लोकपाल बोले वो तो उन्हें करना ही है. द इंक्वायरी विंग ऑफ द लोकपाल हैज बीन गिवन पावर्स ऑफ द सिविल कोर्ट अंडर सेक्शन 27. यस, तो इंक्वायरी विंग को सिविल कोर्ट्स के पावर मिले हैं ताकि वे जो है चीजों को जांच सके, प्रोसीडिंग्स में उन्हें सरलता रहे. The most important power which Lokpal has is the regarding of confiscation and attachment of assets of any public servant which it finds has any relation to the act of corruption. Yes, यहाँ अगर लोकपाल की संस्था को लगे आफ्टर इन्वेस्टिगेशन, आफ्टर प्रोसिक्यूशन कि यस द alleged public servant is a criminal or is a corrupt, ठीक है, तो उनकी संपत्ति भी यहाँ टाच में ली जा सकती है. ये विशेष सत्ता लोकपाल को दी गई है. Lastly, it can direct transfer or suspension of a public servant if it feels that his appointment may cause prejudice to any inquiry. Yes, तो ये भी सत्ता है. तबादला भी जो है करवा सकती है अगर लोकपाल को लगे कि भाई इन्वेस्टिगेशन में वे प्रभाव जो है दे सकते हैं, तो उनको दूर भी भेजा जा सकता है. वो सत्ता भी लोकपाल के पास है. विशेष अदालत है, स्पेशल कोर्ट्स. The central government shall constitute special courts as recommended by the Lokpal to adjudicate cases arising under the Prevention of Corruption in 1988 or this act. यानी कि और ये जो है लोकपाल और लोकायुक्त की कानून या उसका अधिनियम. These courts are required to complete the trial of cases within 1 year from the date of filing. But if the trial doesn't complete, an extension of 3 months can be taken up to a maximum of 2 years and reason for the same shall be recorded in writing. Yes, तो ये उसकी टेक्निकल पूरी modus operandi है. Declaration of assets. Every public servant is required to make a declaration about his assets and liabilities in the prescribed manner as per the section 44 of the act. If any public servant fails to make any declaration about his asset or provide any misleading information about them, then it shall be deemed that such assets were acquired through corruption. Yes, तो ये माना जाएगा अगर कोई जो सरकारी अधिकारी अपनी संपत्ति छुपाने का प्रयास करे तो ये माना जाएगा कि ये उन्होंने भ्रष्टाचार से बनाई है. A competent authority may condone and exempt a public servant from furnishing information regarding assets not exceeding a certain minimum value. ठीक है, तो ये डिक्लेरेशन ऑफ एसेट की बात हुई. फिर उसके बाद फॉल्स कंप्लेंट. इफ एनी पर्सन मेक्स अ फॉल्स और vexatious complaint, then she or he shall be liable for the imprisonment of 1 year and fine up to 1 lakh rupees. Yes, तो ये सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करने की बात है. लोकपाल के तंत्र को दुरुपयोग करने की, उन्हें जो है मिसगाइड करने की बात है और अपने आप में सरकारी संसाधनों का व्यय है. तो उसके बदले में 1 वर्ष की कैद हो सकती है, साथ ही में 1 लाख तक का जुर्माना भी हो सकता है. फिर उसके बाद देखें तो द पर्सन shall also pay compensation to the public servant against whom the complaint has been made. Yes, गलत शिकायत पर शिकायत दर्ज करवाने वाले को जो है कुछ मुआवजा देना पड़ेगा. ठीक है, और वो भी यहाँ लिखा गया है, उसका भी प्रावधान है. बार ऑफ जुरिस्डिक्शन. सिविल कोर्ट्स हैव बीन from exercising jurisdiction over the matters of Lokpal is empowered to look into as per the provisions of this act. Yes, जिन सिविल कोर्ट्स को लोकपाल के जो है पावर दिए गए हैं, वे सिविल कोर्ट्स अपने आप में इन अधिनियमों के प्रावधान का उपयोग करके चीजों को सुलझा सकते हैं, चीजों की जांच कर सकते हैं. फिर उसके बाद देखें तो लोकायुक्ता. एवरी स्टेट गवर्नमेंट थ्रू ए लॉ ड्राफ्टेड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर एस्टैब्लिश अ बॉडी कॉल्ड लोकायुक्ता फॉर द स्टेट टू डील विद द कंप्लेंट्स ऑफ करप्शन एट द स्टेट लेवल अगेंस्ट द पब्लिक फंक्शनरी. सारी चीजें सेम, मगर उसका स्तर जो है वो राज्य स्तर का, अलग अलग राज्य के अलग अलग लोकायुक्त, वहीं केंद्र का एक. ठीक है, तो ये सारी चीजें थी. अब यहाँ इस कानून में सुधार देखने हैं. वैसे इस कानून का कार्यान्वयन बहुत ही खराब हो रहा है, मगर इसमें सुधार जो है वो किए गए हैं, देखेंगे. लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट वाज अमेंडेड बाय द पार्लियामेंट इन द ईयर 2016. एक ही एक जो अमेंडमेंट आया है वो 2016 का है, समझेंगे वो अमेंडमेंट क्या है. दिस अमेंडमेंट अलाउड द लीडर ऑफ सिंगल लार्जेस्ट पार्टी इन द ऑपोजिशन ऑफ द लोकपाल टू बी द पार्ट ऑफ द सिलेक्शन कमिटी इन एब्सेंस ऑफ रिकॉग्नाइज्ड लीडर ऑफ द ऑपोजिशन. यस, जो हमने देखा सिलेक्शन कमिटी, ठीक है, उन सिलेक्शन कमिटी में एक पीएम थे, एक थे जो है लोकसभा के स्पीकर,
लोकसभा स्पीकर, और एक थे ओपोजिशन लीडर। ठीक है, तो ओपोजिशन लीडर ना होने पर ओपोजिशन में जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है जिसके पास ज्यादा सीटें हैं, ठीक है, उनके एक नेता को यहां बिठाने का प्रयास किया गया है। तो ये अपने आप में एक अच्छी बात है, ताकि चीजों को जो है करने में देर ना हो जाए, नियुक्ति करने में देर ना हो जाए। Also, the amendment provided an extension in the period given to the government organization for the declaration of assets by its trustee or board members when it receives funding of more than rupees 1 crore from the government और रुपीज 10 लाख एज फॉरेन फंडिंग। ठीक है, तो ये भी यहाँ एक प्रावधान जो है सुधारा गया है, जिसके तहत डिक्लेरेशन ऑफ एसेट्स में कुछ फेरफार किए गए हैं और उसके यहाँ हमें जो है स्तर भी दिए गए हैं। अगर यहाँ का फंडिंग है तो करोड़ से अधिक जब हो तब, और बाहर का फंडिंग है तो 10 लाख से अधिक हो तब। ठीक है, तो ये इसके कुछ अमेंडमेंट की बात है। अब इसकी आलोचना देखेंगे सबसे प्रथम, और फिर उसके बाद इसके महत्व को समझेंगे, और यहाँ हमारा जो यह उपाख्यान है वो पूर्ण होगा, यह पूरा कानून जो है वो पूर्ण होगा। सबसे प्रथम आलोचना, एक्ट हैज बिकम इनइफेक्टिव ड्यू टू lack of political will and influence of political parties over the Lokpal. Yes, act has become ineffective due to lack of political will, जिसकी बात मैं कर रहा हूँ, इच्छा शक्ति, दृढ़ इच्छा शक्ति की गैरहाजिरी है यहाँ, और इसीलिए इस कानून का कार्यान्वयन ठीक तरीके से नहीं हो पा रहा है। It took 6 years for India to appoint its first ever Lokpal. Yes, 6 वर्ष लगे इन्हें भारत को अपना पहला लोकपाल अपॉइंट करने में, इस कानून के जो है कार्यान्वयन पश्चात। एक्ट ऑल्सो फेल्स टू प्रोवाइड एनी इम्यूनिटी टू विसल ब्लोअर्स। यस, विसल ब्लोअर्स को कोई इम्यूनिटी जो है वो यहाँ नहीं दी गई। देखिए, विसल ब्लोअर्स, कोई भी व्यक्ति विसल ब्लोअर बन सकता है, ये कोई पद नहीं है, ये कोई पद नहीं है, मगर ये कार्य की बात है। अगर सरकारी तंत्र में आपको करप्शन कहीं दिख रहा है, तो अगर आप इन एजेंसियों को जो कि भ्रष्टाचार निवारक का कार्य कर रही है, भ्रष्टाचार निरोध का कार्य कर रही है, अगर आप उनको सचेत करेंगे तो आप विसल ब्लोअर्स कहलाओगे। ठीक है, तो यहाँ उनके लिए कोई इम्यूनिटी नहीं है। आगे देखेंगे, भारत में एक विसल ब्लोअर्स एक्ट भी है, जो कि इस भाग का, यानी कि भाग 7 का, जो जिस पुस्तक का हम लोग जिक्र कर रहे हैं उसके भाग 7 का आखिरी है, वो हम लोग हमारे नेक्स्ट उपाख्यान में देखने वाले हैं, जो कि 55वां उपाख्यान होगा। ठीक है, तो उनके लिए यहाँ इस कानून में कोई इम्यूनिटी नहीं है, उनकी पहचान जो है वो गुप्त नहीं रखी जाती है, उनको कोई अन्य सहूलत नहीं मिलती है। द बिगेस्ट वीक इन ऑफ द एक्ट इज दैट जुडिशरी हैज बीन केप्ट आउट ऑफ इट्स एम्बिट। यस, जुडिशरी जो है वो इस कानून के बाहर है, या इस कानून का जो कार्य क्षेत्र है उसमें जुडिशरी इंक्लूड नहीं हो पा रही है। तो ये भी एक इसकी आलोचना है। अगर भ्रष्टाचार कम करना ही है तो सारी विंग, सरकार की सारी शाखाओं में इसको लागू किया जाए, मगर फिलहाल ये मात्र और मात्र एग्जीक्यूटिव के ऊपर, कार्यपालिका के ऊपर और लेजिस्लेचर के ऊपर, विधायिका के ऊपर ही लागू है, न्यायपालिका के ऊपर लागू नहीं है। ये बात रही इसके आलोचना की। अब इसके कुछ महत्व भी है, महत्व बड़े हैं, देखेंगे। Act creates a parallel system for fighting corruption and has power to dismiss government employees in various public functionary. Yes. तो अपने आप में प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट को भी बूस्ट मिलेगा, चीजों को पारदर्शिता जो है लाने में यहाँ ये कानून मददरूप साबित हो सकता है, पूरे प्रशासनिक तंत्र को पारदर्शी बनाने में। Individual court system has been established for the prosecution of the corrupt, so that such cases do not suffer from the consequences of pendencies. Yes, individual special courts which are established under this act. तो ये एक बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि आज भारत में अगर आप देखें तो न्यायपालिका एक जो है मामलों की पेंडेंसी के तहत पड़ी है, और वो जो पेंडेंसी ऑफ केसेस का जो हिप है वो बहुत ही बड़ा है। तो यहाँ ऐसे करप्ट जो करप्शन के जो केसेस है, भ्रष्टाचार संबंधी केसेस, वो इस पेंडेंसी का भोग न बने, और इसलिए उनके लिए विशेष अदालतें भी शुरू की गई, उसका भी प्रावधान है। ये एक इसकी महत्व है, या एक इसका महत्व है। उसके बाद एक्ट प्रोवाइड्स टाइम बाउंड प्रोसीजर ऑफ इंक्वायरी एंड सेटलमेंट ऑफ मैटर्स। यस, टाइम बाउंड प्रोसीजर जो हमने देखा 60 दिनों के अंदर, फिर उसके बाद जो है 6 महीने के अंदर। ठीक है, तो ये सारे टाइम बाउंड एक प्रकार से उद्देश्य दिए गए हैं, जो अपने आप में अच्छे हैं। प्रोविजंस लाइक डिक्लेरेशन ऑफ एसेट्स क्रिएट एन ऑटोमेटिक मेथड ऑफ अकाउंटेबिलिटी विद इन पब्लिक फंक्शनरी। यस, डिक्लेरेशन ऑफ एसेट्स अपने आप में पब्लिक फंक्शनरी, उनके अधिकारियों में एक चेतना ला देगा, एक सावचेती ला देगा। ठीक है, गंभीरता ला देगा, और वे करप्शन से डरेंगे, करप्शन से दूर रहेंगे। अल्टीमेटली भारत का जो पूरा तंत्र है वो करप्शन फ्री होगा, भ्रष्टाचार मुक्त होगा। तो यही सारी चीजें थी जो कि आज हमें यहाँ इस कानून में
देखनी थी। लेक्चर थोड़ा विस्तृत बना, मगर यह कानून की चर्चा हमने एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ की, एक कॉम्प्रिहेंसिव पर्सपेक्टिव के साथ की। आई होप यू एंजॉय द लेक्चर। हम लोग मिलेंगे अगले उपाख्यान में, जिसका जिक्र मैंने किया, विच विल बी अबाउट विसल ब्लोवर्स। ठीक है, लेक्चर 55वां इस विशेष श्रृंखला का। आई होप यू एंजॉय दिस लेक्चर। हम लोग मिलेंगे अगले दिन। साथ ही ग्रोथमोट यूपीएससी की इस यूट्यूब चैनल को शेयर करना ना भूले, सब्सक्राइब करना ना भूले, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियोस को शेयर कीजिए, ताकि जो अभ्यर्थी है उनको घर बैठे इन चीज़ों को समझने का लाभ मिले, अवसर प्राप्त हो। तो आज इतना ही, दीजिए इजाज़त। देखते रहिए ग्रोथमोट यूपीएससी। स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।